बेटा ऑडियो क्लियर है क्या बताओ। क्यों नहीं? बेटा क्लियर है क्या ऑडियो बताओ। हाँ। चलिए चलिए बेटा, पहले कल का डिस्कस कर लेते हैं। हाँ माधव बेटा, हमें पता चल चुका है कि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। पता है बेटा माधव। चलिए चलिए, आ जाइए बेटा, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी। जल्दी जल्दी से आ जाइए। आ जाइए बेटा फटाफट। आ गए हैं सब रिवीजन के लिए। चलो बेटा। बेटा जल्दी ही 1 बजे तक क्लास कर देंगे आपकी, जल्दी ही कर देंगे। 1-2 दिनों के बाद आपकी जल्दी ही क्लास बेटा कर देंगे। देखते हैं क्लास का क्या रहता है, जल्दी बता दिया जाएगा आपको भी। ओके। अभी तक नहीं बता। आप बीएमसी भी पढ़ा देना, आपसे पढ़े हुए हैं। चप जाता है माइंड में। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी ही कराएंगे वो भी। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था। हमारे पास आयरन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो नाम क्या क्या थे। पहला बेटा था आपके पास आयरन और, दूसरा बेटा आपके पास क्या था, लाइम, एंड तीसरा बेटा आपके पास क्या था, कोक। आयरन और सबसे प्योरिटी रेंज में कौन सी होती है, मैग्नेटाइड, और सबसे ज्यादा हमें कौन सा मिलती है, हेमेटाइड। लाइम का पर्पस क्या था आपके पास, किसको कम करने के लिए, जो आपके पास इम्प्योरिटी थी ना उसको कम करने के लिए डालते हैं। बेटा कोक का पर्पस क्या था, कार्बन कंटेन के लिए। क्या पर्पस है बेटा इसका, कार्बन कंटेन के लिए। फिर हमने आपके इस आयरन ओर को कहां पे ले गए थे, क्रशिंग एंड रोलिंग के अंदर, जहां हमने इसको यूनिफॉर्म पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया था। उसके बाद में हमने मैग्नेटिक सेपरेशन से इम्प्योरिटी को हटा दिया था। मैग्नेटिक सेपरेशन से इम्प्योरिटी को कम करके यहाँ पे लाइम और कोक को डालकर कहा ले गए थे, ब्लास्ट फर्नेस में। और ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या मिला था, कच्चा लोहा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट था 3.5 से 4.5, और आपके पास इम्प्योरिटी था 5 से 6। और बेटा इसी पिग आयरन को अगर आप लेके जाते हैं क्यूबोला में तो क्या बनेगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का कार्बन कंटेंट 2 से ज्यादा, और कितना ज्यादा होगा आपके पास, 2 से 4। कार्बन कंटेंट ज्यादा होने के कारण से इसका स्ट्रेंथ होगा ज्यादा, हार्डनेस होगा ज्यादा, ब्रिटलनेस होगा ज्यादा, डक्टिलिटी होगा कम, टफनेस होगा कम, और वेल्डेबिलिटी भी क्या होगा बेटा, कम होगा ना। अगर मैं इस पिग आयरन को लेके गया पडिंग फर्नेस में तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा यहाँ से रोट आयरन। रोट आयरन में बेटा कार्बन कंटेंट 0.1 से कम, 0.1 से कम होने के कारण से बेटा इसके अंदर डक्टिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। आप इसको कितना ही खींच लीजिए ये पूरा फॉर्म डिफॉर्म हो जाएगा, बट ब्रेक नहीं होगा। इसी कारण से बेटा इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन। और जब हमने देखा इसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो बेटा अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट है, 0। इस कारण से बेटा इसका एक नाम और पड़ गया जो क्या था, प्योर आयरन। फिर बात करते हैं, अगर मैं इसी पिग आयरन को कहां पे लेके गया, ओपन ओपन हार्ट फर्नेस में, बेसमर फर्नेस में, और आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस में, बड़ा इन तीनों से मुझे क्या मिलता है, स्टील। स्टील का कार्बन कंटेंट 0.1 से 1.5%। और इसी कार्बन के अकॉर्डिंग हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3। पहला है, अगर कार्बन कंटेंट 0.1 से 0.3 हुआ तो लो कार्बन को ही बोलते हैं क्या, माइल्ड स्टील। 0.3 से 0.8 क्या बोलेंगे, मीडियम कार्बन। और 0.8 से 1.5 क्या बोलेंगे बेटा, हाई कार्बन स्टील। क्या बोलेंगे बेटा, हाई कार्बन स्टील।
मैंने फिर नोट में लिखवाया था डिसेंडिंग ऑर्डर, पहला पिग, उसके बाद कास्ट, उसके बाद में माइल, और उसके बाद में क्या था, रोट आयरन। अगर कार्बन कंटेन आपके पास स्टील के अंदर 0.15 से कम हुआ, बड़ा इसी को बोलेंगे क्या, डेट माइल्ड स्टील। ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की भी बात की थी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बेटा आपके पास था ये, आपके पास सबसे पहले डेंसिटी जो कि ना था 7850, इलास्टिक मॉडुलस जो क्या था 2 × 10⁵। फिर बात करते हैं आपके पास किसकी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, 0.77 × 10⁵। फिर बात करेंगे बेटा आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो क्या था 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, जो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, मैं क्या कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है कंक्रीट के, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। क्लियर है ना, क्लियर है ना। हाँ बेटा शाबाश, जल्दी जल्दी रिवीजन ऐसे ही। फिर बात करते हैं इसके पोजीशन रेशियो का, इलास्टिक बोलेगा तो 0.3 और आपके पास प्लास्टिक बोलेगा तो 0.5 और माइल्ड स्टील का बोलेगा तो 0.286 बेटा, 0.286। ओके, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना। चलो चलो बेटा, बस हो गया बेटा, जल्दी जल्दी से हो गया रिवीजन। आ जाओ, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। क्लियर है ना बेटा, यहां तक का कहानी क्लियर है ना। अलोई भी सर बेटा उसको खुद ही रिवीजन करो, उसको खुद ही रिवीजन करो बेटा अलोई को। ओके, चलिए चलिए, मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, उसको पहचानना है आपको, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, डायग्राम फॉर डिफरेंट, डायग्राम फॉर डिफरेंट आयरन। ओके, मैं यहाँ पे अलग अलग आयरन के लिए डायग्राम बना रहा हूं, आपको पहचानना है कौन सा है, क्योंकि आपने सोम पढ़ रखा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओके बेटा, ये सबसे फेमस है, ये सबसे बेटा फेमस है बेटा। क्या है ये बेटा, किसका डायग्राम है, किसका डायग्राम है, सॉरी फॉर बीइंग लेट बेटा, कोई बात नहीं, माइल्ड स्टील। बेटा माइल्ड स्टील में यहाँ पे क्या आता है बेटा, यहाँ पे क्या आता है बेटा, यहाँ पे आता है स्ट्रेस। बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या आता है आपके पास, स्ट्रेन आता है ना बेटा। क्लियर है या नहीं है बेटा, क्लियर है ना बेटा। चलो एक चीज पूछता हूँ आपसे, थोड़ा नहीं दिख रहा, फ्रेम में आउट हो रहा है। चलो यहाँ बेटा स्ट्रेन कर दिया, ओके, दिख रहा है ना फ्रेम में। चलो बेटा एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताना कि जो आपके पास स्ट्रेस है, तो आपने सब कुछ पढ़ा, आरसीएस भी पढ़ा, सोम भी पढ़ा, हमेशा स्ट्रेस यहीं लिखा, और जब भी हमने आपके पास बाकी सब्जेक्ट जो भी पढ़े हमने यहीं पर स्ट्रेन लिखा। बेटा क्या इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या बेटा, बताओ ना कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा, क्यों नहीं कर सकते, तो ये भी बता दो ना बेटा, चेंज क्यों नहीं कर सकते, बता दीजिए मुझे। स्ट्रेन पहले आता है तो बेटा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, स्ट्रेन पहले आता है तो सर स्ट्रेस इज डिपेंड ऑन स्ट्रेन। सर साइड नहीं दिख रहा बेटा, देखिए ना, इतना ही तो बनाया है। तो बेटा पहले आने से क्या होता है बेटा, पहले आने से क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डायग्राम को आप ऐसे बना दो, आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो ना, क्या दिक्कत है। यहां पे कर दो आपके पास स्ट्रेन, और बेटा यहां पे कर दो आपके पास स्ट्रेस, बन गया इंटरचेंज, बन तो गया। स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन देखते हैं, तो बेटा दिखता क्या है, अजीब लग रहा है बेटा। अजीब वाला कौन सा बात है, तुम्हें हमेशा ऐसा दिखाया तो तुम्हें ये अच्छा लगता है, मैं किसी दिन ऐसे नहीं चल के उल्टा चल के आऊंगा तो मतलब ये थोड़ी ना होगा कि ये हो नहीं सकता। मैं उल्टा चल के आ रहा हूं तो मतलब कि ये ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं कैसे ही चलूं। बेटा अगर डायग्राम को ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ तो दिक्कत क्या आ गया, बताइए। पहले आता है बेटा, पहले आने का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है बेटा, पहले आने का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बताओ। ये में डिपेंड आता है, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा पूनम, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। क्या होता है, क्या होता है,
सारे कॉन्सेप्ट भूल जाना कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। सिंपल सा याद रखो कि जो आपके पास ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है ना, जो आपके पास एक्स एक्सिस होती है बेटा, ये एक्सिस हमेशा कौन सी होती है, ये होती है हमेशा इंडिपेंडेंट। ये बेटा कौन सी होती है, हमेशा इंडिपेंडेंट। अगर यकीन नहीं आ रहा हो ना तो कभी कभी टाइम के रिस्पेक्ट में कोई सा डायग्राम देखना। टाइम कभी किसी से पूछ कर आता है क्या कि मुझे आना है या मुझे नहीं आना, समझे ना। जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मतलब टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट है बेटा। हमेशा टाइम का क्वांटिटी कहां मिलेगा, यहाँ एक्स पर, क्योंकि बेटा एक्स पर वो क्वांटिटी होगी जो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि बेटा जो वाई एक्सिस है ना, जो बेटा जो वाई एक्सिस है, यहां पर वो क्वांटिटी रहती है जो बेटा क्या रहती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी बेटा वाई एक्सिस डिपेंडेंट है, मतलब कि वाई एक्सिस में वो क्वांटिटी आएगी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। समझ गए क्या, ये चीज को पकड़ के रखना, कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। क्योंकि जब आप हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे, जब आप इरिगेशन पढ़ोगे तो बेटा जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमेशा 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 टाइम कहां रखूंगा, एक्स पर। क्यों, क्योंकि टाइम हमेशा कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। और जो भी क्वांटिटी होगी किसके रिस्पेक्ट में, किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा कहां रखेंगे, कहां रखेंगे, वाई में। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बेटा। ये इंटरव्यू में पूछा था, ये इंटरव्यू में पूछा था कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या। मेरे ही साथ वाले ने ये डायग्राम बनाया था, तो याद रखना हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और क्यों चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वाई एक्सिस में क्वांटिटी होगी डिपेंडेंट और एक्स में कौन सी होगी, एक्स में कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट। बेटा याद रखने ना, और माइंड में कहीं ना कहीं नोट डाल के लिख लेना कि एक्स एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस, वाई एक्सिस इज द डिपेंडेंट एक्सिस। ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है ना। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या मैं इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन को इंटरचेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ मुझे। अब मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं कर सकता, वो भी बता दो। सर स्ट्रेन तो स्ट्रेस पर डिपेंड करता है ना बेटा, स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। पहले डिफॉर्मेशन आता है, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो इंटरनल स्ट्रेस होती है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसे स्ट्रेस बोलते हैं। बेटा याद रखना, पहले डिफॉर्मेशन आता है, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है, उसे स्ट्रेस बोला जाता है। स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस, हाँ ओके, स्ट्रेन को रोकने के लिए क्या जनरेट हुआ, स्ट्रेस। तो मतलब पहले कौन आया, स्ट्रेन, और बाद में कौन आया, स्ट्रेस। तो डिपेंडेंट कौन हुआ, स्ट्रेस हुआ, क्योंकि स्ट्रेस कब दिखेगा, जब डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ ना बेटा, हाँ सही है, सही है बेटा मोहित। स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रेस इज डिपेंडेंट। आप तो ऑलराउंडर है सर जी। बेटा अभी तो बहुत सब्जेक्ट है, जहां तुम कंफ्यूज होंगे वहां तुम्हें हम मिलेंगे, देखना वहां तुम्हें हम मिलेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे तुम्हें बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन तुम कहीं के लगाना, तुम्हें गेट के लगाना है, आईएएस के लगाना है, कहीं के लगाना, बट अपना एग्जाम मत भूल जाना कि तुम्हारा लेवल अभी एसएससी का है। तो अगर आप गेट के कर रहे हैं तो गेट के 1 नंबर के करोगे, अगर आप आईएएस के कर रहे हैं तो आप आईएएस के वो क्वेश्चन उठाओगे जो आपके 1 नंबर में बन सकते हैं। नहीं तो अगर आप गेट के 2 नंबर के करने लग गए और आईएएस के न्यूमेरिकल करने लग गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो 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 बेटा आ जाओ, आ जाओ। देखिए अब एक डायग्राम यहाँ पर, ये होता है बेटा किसका, ये होता है आपके पास रोट आयरन का। ये बेटा किसका होता है, रोट आयरन का। ये बेटा किसका होता है आपके पास, माइल्ड स्टील का। किसका होता है बेटा, माइल्ड स्टील का। एक डायग्राम और है, एक डायग्राम और है, इसी से ऊपर जाता हुआ बनता है किसका, ये बनता बेटा कास्ट आयरन का। किसका बनता बेटा, कास्ट आयरन का। देखिए देखिए बेटा, मैं एक सीरीज बनाया था आपको, मैंने आपको एक सीरीज बनाया था कि यहाँ कार्बन कंटेंट 2% से क्या होने वाला है, ज्यादा। बेटा कार्बन ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा,
ब्रिटलनेस ज्यादा, ओके, और आपके डक्टिलिटी कम, आपके पास डक्टिलिटी कम, टफनेस कम, और आपके पास वेल्डेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम। यहां बेटा रोड आयरन में कार्बन कंटेंट बाहर जा रहा है क्या, बाहर जा रहा है। कार्बन कार्बन 0.1% से कम, कार्बन 0.1% से कम, ओके, कार्बन 0.1 से कम है तो डक्टिलिटी तो ज्यादा होगी बट स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, ओके, मोर डक्टाइल। हाँ, यहां लिख लेना, ये आपके पास क्या है, ये माइल्ड स्टील है, ओके। चलो चलो बेटा, होता क्या है, माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट, माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के क्या है, बीच में है। जिस चलिए, क्लियर है ना, चलिए बेटा, क्या होता है, माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट इन दोनों के क्या है, बीच में। बेटा इसी कारण से जो माइल्ड स्टील है ना, इन दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। बेटा इन दोनों के देखो बीच में है, इसका कितना होता है, 0.1 से 0.3% तक क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है माइल्ड स्टील का, जो कि रोड से तो क्या है, ज्यादा है, और कास्ट से क्या है, कम है। इसी कारण से बेटा माइल्ड स्टील के अंदर प्रॉपर्टी इन दोनों का क्या पाई जाती है, बीच में। ये बेटा रोट आयरन से लेता है डक्टिलिटी, और बेटा कास्ट आयरन से लेता है स्ट्रेंथ। तो मतलब कि बेटा क्या रिजल्ट निकला, कि जो माइल्ड स्टील है ना, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होगा, उसके अंदर आपके पास क्या होगा, डक्टिलिटी भी होगा। और यही रीजन है कि जब भी मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो आप हमेशा कौन सा प्रेफर करोगे, माइल्ड स्टील, क्योंकि बेटा माइल्ड स्टील के अंदर डक्टिलिटी भी है, मतलब कि लोड लगेगा तो पूरा डिफॉर्म हो जाएगा बट कभी भी फेल नहीं होगा। एंड दूसरी बात, उसका स्ट्रेंथ भी सफिशिएंट है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। क्लियर हुआ क्या बेटा, क्लियर हुआ क्या, कि माइल्ड स्टील को ही स्ट्रक्चर में क्यों लिया जाता है, समझे क्या। बेटा क्वेश्चन बता देता हूं, एक क्वेश्चन जो पूछा रखा था, क्वेश्चन क्या था, पूछ रखा था पी क्यू आर, मतलब कि ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। बोला इसको मैच करो, इसको मैच करो रोट आयरन से, कास्ट से और माइल्ड स्टील से, तो बेटा समझ जाओगे ना, जो पी कर्व है वो किसका होगा, पी कर्व बेटा वो किसका होगा, कास्ट का होगा ना। जो बेटा क्यू कर्व है वो किसका होगा, क्यू कर्व बेटा किसका होगा, माइल्ड स्टील का होगा ना। और जो बेटा आर कर्व होगा वो किसका है, रोट आयरन का, ओके। ऐसे मैच करना था, उस क्वेश्चन के अंदर मैच करना था, ओके। तो पहचान लेना, ये तीन कर्व कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाइए जल्दी से, एक पॉइंट और पकड़वाते हैं। देखिए बेटा, ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट इसे बोलते हैं अपर यील्ड, क्या बोलते हैं, अपर यील्ड। बेटा इसी पॉइंट पे सडनली से फेल मिलता है ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो सडनली टूट जाने के कारण से बेटा वो नीचे फॉल हो जाता है। तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बताओ, लोअर यील्ड पॉइंट। बेटा लोअर यील्ड पॉइंट पे ही हमें मिलती है क्या, एफ वाई। बेटा क्या मिलता है, एफ वाई, ओके। इसी यील्ड पॉइंट पे मिलता है एफ वाई बेटा। और इस एफ वाई को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। बेटा क्या होता है, इसे बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। बेटा एक क्वेश्चन पूछ ले, क्या बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ ले, कि हमेशा माइल्ड स्टील को यील्ड स्ट्रेस पे डिजाइन क्यों किया। हमें पता है कि मेंबर फेल यहां कहीं पर होगा, हमें पता है मेंबर फेल यहां पर कहां पे होगा, इस एफ पॉइंट पर फेलियर मिलेगा। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये बोला जाता है एफ यू। एफ यू, एफ यू का मतलब बेटा क्या है, एफ यू का मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एफ यू का मतलब बेटा क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ओके। और जो बेटा एफ वाई है ना, इसे बोलते हैं क्या, यील्ड स्ट्रेंथ। तो बेटा मुझे इतना सा बता दीजिए कि जब भी आप माइल्ड स्टील देखते हैं
तो बेटा उसको यील्ड स्ट्रेस पे डिजाइन क्यों किया? आप उसे अल्टीमेट पे भी तो कर सकते थे ना, बताइए क्यों आपने ऐसा क्यों किया कि आपने इसको डिजाइन ही इतने पे कर दिया? बताओ बेटा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इसको डिजाइन किस पे कर दिया? हमेशा एक समान नहीं होती, एफयू हमेशा एक समान नहीं होती। सेफ्टी, शो फेलियर साइन, ओके। और सेफ्टी रीजन, बेटा आप सेफ्टी मतलब समझते हैं? बेटा सेफ्टी का, हाँ ये बिल्कुल सही आया, ऋतुराज बिल्कुल सही है, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। बेटा सेफ्टी होता है कि वो पॉइंट उसके बाद मेंबर फेल हो जाएगा। सेफ्टी का मतलब बेटा क्या होता है? वो पॉइंट उसके बाद मेंबर क्या हो जाएगा? फेल। सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी मतलब कि वो पॉइंट उसके बाद मेंबर सर्विसेबल नहीं रहेगा, मतलब कि फेल नहीं हो रहा पर वो सर्विसेबल नहीं है। मतलब कि क्या हुआ इसका कि अगर मैं इस घर के अंदर रह रहा हूं, मैं इस घर के अंदर रह रहा हूं और बाहर आंधी तूफान बारिश हो रहा है, तो बेटा मुझे अंदर फील नहीं होना चाहिए। बाहर से ट्रेन गया, मैं अगर अंदर हिल रहा हूं तो ये सर्विसिबिलिटी थोड़ी ना है कि अगर बाहर कुछ भी हो रहा है और मुझे अंदर फील हो रहा है तो समझ जाना कि आपका घर सर्विसेबल नहीं है। जैसे कि लोड आया, डिफ्लेक्शन हुआ, मुझे अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि मैं बैठा हूं और मेरी बीम मेरे सामने से ऐसा झूल रहा है, नहीं लगेगा। क्रैकिंग मतलब कि वॉइड्स हो गई बीच में से, बाहर बरसात हुआ और पानी अंदर मेरे कमरे में टपक रहा है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। बाहर से ट्रेन गया, मेरे घर के बर्तन गिर गए सारे वाइब्रेशन से, तो मतलब कि ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो बेटा सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या रहता है कि मेंबर फेल नहीं होता बट आप उसमें रहने लायक नहीं हो। नाम क्या पड़ गया? सर्विस एबिलिटी। सर्विस एबिलिटी मतलब कि जो सर्विस थी उसका एबिलिटी अगर नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? सर्विसिबिलिटी। सेफ्टी का मतलब होता है कोलैप्स, सेफ्टी कोलैप्स, सेफ्टी कोलैप्स मतलब कि सेफ्टी के अंदर मेंबर क्या होने वाला है? फेल होने वाला है। जबकि सर्विसिबिलिटी में मेंबर फेल नहीं होता बट वो अनसर्विसेबल हो जाएगा। तो मतलब कि बेटा जो एफ वाई है ना, इसके बाद एक रीजन मिलता है, इसके बाद एक रीजन मिलता है, इसे बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टिक रीजन। और उस प्लास्टिक रीजन के अंदर रुक गया वीडियो। लाफ्ट हो गया वीडियो सर जी। अब ओके है क्या? बेटा अब ओके है क्या बताओ? तुम्हारा तो वीडियो ही रुक गया। ओके है सर? चलिए चलिए, अब रुक ही गया है, अब रुक ही गया है तो पानी पी लेते हैं। नहीं, चले गए थे सर। अरे बेटा हम तुमसे पूछने वाले थे माधा बेटा कि तुम कहाँ चले गए थे। कहाँ चले जाते हो आप लोग? कहाँ चले जाते हो? आ जाओ बेटा। लोअर इल्ड के बाद में एक रीजन मिलता है, उसे बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या रहता है कि वो रीजन जहां पे विदाउट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, कि कोई लोड लगाए बिना, जब डिफॉर्मेशन मिलता ही रहेगा, बिना लोड लगाए डिफॉर्मेशन मिलता ही रहेगा, उसे बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। तो बेटा आपका सर्विसिबिलिटी के अंदर एक होता है डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया, आपका मेंबर उसमें फेल हो जाता है। इसी कारण से बेटा आप उसको डिजाइन कहां पे करते हैं? लोअर इल्ड पर। लोअर इल्ड की जगह अगर आपने अपर इल्ड पे कर दिया, बेटा मेंबर में इतना डिफॉर्मेशन मिलेगा ना, इतना डिफॉर्मेशन मिलेगा ना, तो आप कभी भी, सर अपर इल्ड पे क्यों नहीं डिजाइन करते? अपर बेटा मैंने क्या कहा? देखो, देखो, अपर पॉइंट यहां पर है, लोअर पॉइंट यहां पर है, ओके। अपर यहां पर है, लोअर यहां पर है, मतलब कि अगर आपने इससे ज्यादा लोड लगाया ना, इससे ज्यादा, तो बेटा आप यहां पहुंच चुके होंगे, आप यहां पर।
सर हम तो यहीं थे। बेटा देखो, अगर आपने यहां लोड लगाया, बेटा आप यहां पहुंचोगे यहां पर, तो मतलब कि जब आप यहां लोड लगाओगे आपका कार्बन भी टूटेगा, डिफॉर्मेशन भी आएगा, वो वापस जुड़ जाएगा और आप कहां पहुंच जाओगे, यहां पर बेटा उससे पहले ना आपका जो है बीम ऐसे था, बेटा वो बीम ऐसे हो चुका होगा। बेटा आपका जो बीम ऐसे था ना वो ऐसा हो चुका होगा, तो बेटा जब लोड यहां पे लगाओगे तो नॉर्मल सी बात है वो नीचे भी आएगा, नॉर्मल सी बात तो प्लास्टिक रीजन से भी पास करेगा और उसके बाद ही तो बेटा वो यहां तक पहुंचेगा। समझे क्या, समझे क्या? इसलिए बेटा अपर पे डिजाइन नहीं कर सकते, अपर पे तो बॉन्ड फेलियर होगा ही होगा, तभी तो हमें लोअर पॉइंट मिला है। तो बेटा लोअर पॉइंट पे जब डिजाइन करोगे ना तो आप सिर्फ डिजाइन यहां तक ही करोगे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, हमेशा से, हमेशा से सिर्फ। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या बेटा? कार्बन कंटेंट भी पूछ सकता है क्या? हाँ बेटा, कार्बन कंटेंट बहुत बार पूछा है, कार्बन कंटेंट बहुत बार पूछा है। बेटा डायग्राम बना लो, बेटा डायग्राम बना लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बना लो बेटा। क्लियर है क्या? बना लिया? चलो, चलो बेटा एक चीज और बना लो यहां पर, एक चीज और बना लो। देखो, देखो, अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो याद रखना, अपर अपर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो याद रखना, दिस स्ट्रेंथ, दिस strength is used for, this strength is used for brittle member, brittle member। बेटा मैंने कल ब्रिटल मेंबर का आपको डेफिनेशन बताया था ना सर, स्ट्रेट हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग भी, स्ट्रेन हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग भी बेटा बताएंगे, वो अभी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे बेटा, धीरे धीरे बढ़ेंगे यहाँ पर भी। बेटा अगर अल्टीमेट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटल मटेरियल क्या रहता है, वो मटेरियल जिसके अंदर डिफॉर्मेशन 5% से कम हो उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल। तो बेटा जो ब्रिटल मटेरियल है ना उनके अंदर कभी भी हमें यील्ड पॉइंट नहीं मिल पाते, हमें यील्ड पॉइंट नहीं मिल पाते, उनके अंदर बेटा सीधा डिफॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे, ऐसे। तो बेटा इनके लिए जो बेटा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है ना वही आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ होती है। दिस स्ट्रेंथ इज यूज फॉर ब्रिटल मेंबर इन, इन डिजाइन, इन डिजाइन। ओके, तो मतलब कि जब मैं ब्रिटल मेंबर को डिजाइन करूंगा, मैं जब भी ब्रिटल मेंबर को डिजाइन करूंगा तो बेटा उसके लिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी वो कौन सी होगी, अल्टीमेट होगी, वो बेटा कौन सी होगी, अल्टीमेट होगी। लाइक कास्ट आयरन, हाँ बेटा बिल्कुल सही, कास्ट आयरन के लिए हमेशा आप जो स्ट्रेंथ लोगे ना डिजाइन वाला वो हमेशा अल्टीमेट लोगे। बेटा आरसीसी में भी तो यही किया था, भूल गए क्या? जब भी हमने कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ निकाला था, कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ निकाला था तो सर बेटा वहां पे भी क्या लिया था, वहां पे भी अल्टीमेट लिया था, भूल गए क्या, भूल गए क्या? और एफ आई क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। ओके बेटा, और जो डक्टाइल मटेरियल है उनके लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सा होगा, उनके लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सा होगा, एफ वाई। कौन सा होगा बेटा, एफ वाई। क्लियर है क्या? ब्रिटल बोलेंगे तो डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सा होगा, एफ यू। और आपके पास जो डक्टाइल होगा उसके लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सा होगा, एफ वाई। हाँ जैसे कि बेटा माइल्ड स्टील, जैसा कि माइल्ड स्टील, शाबाश बेटा शाबाश। हाँ Fe250, Fe250, और वो कौन सा होगा जिसपे थ्रेडिंग होगा या नहीं होगा, Fe250 कौन सा जिसपे थ्रेडिंग होगा या नहीं होगा? हाँ आप समझ गए, हाँ नहीं होगा। ओके चलो, और थ्रेडिंग वाले को क्या बोलते हैं, थ्रेडिंग वाले को क्या बोलते हैं, HYHD और TMD, HYHD और TMT। चलो
चलो चलो बेटा, बना लिया क्या? बना लिया क्या? चलिए चलिए, आ जाइए, आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए। देखिए देखिए, इसी इसी डायग्राम के ऊपर एक लाइन लिख रहे हैं बढ़िया सा। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील हैज कार्बन कंटेन, कार्बन कंटेन less than, carbon content less than cast iron, less than cast iron, and more than wrought iron, more than wrought iron। देख लीजिए कि जो माइल्ड स्टील है, इसका कार्बन कंटेंट कास्ट से तो बेटा क्या है, कम है, और रोड से बेटा क्या है, ज्यादा है। ओके, इन दोनों के क्या है बेटा, बीच में है, इन दोनों के बीच में है। हैंस हैंस माइल्ड स्टील, हैंस माइल्ड स्टील शो property of, show property of both the material, both the material। जैसे कि दोनों का मटेरियल शो कर रहा है, दोनों का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे कि हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ बेटा कहां से लेगा, बताओ। माइल्ड स्टील मैं लिख रहा हूं, हाई स्ट्रेंथ कहां से लेगा, बता दो बेटा। हाई स्ट्रेंथ कहां से लेगा, कास्ट आयरन से। ओके, और मैं लिख रहा हूं साथ में हाई डक्टिलिटी, तो बेटा ये डक्टिलिटी कहां से लेगा, हाई डक्टिलिटी कहां से लेगा, कहां से लेगा, रोड से। समझे ना कि आपके पास माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट दोनों के बीच में क्यों लेके आए, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में आएंगे तो आपको सफिशिएंट डक्टिलिटी भी मिलेगा और सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी मिलेगा। तो बेटा सेफ्टी में भी पास और बेटा कोलैप्स में भी पास हो गया, दोनों में ही बेटा पास हो गया बढ़िया तरीके से। ओके, चलिए चलिए, और अगर याद ना रहे ना, अगर बेटा याद ना रहे तो लिख लेना, लिख लेना। हाई स्ट्रेंथ फ्रॉम कास्ट आयरन एंड हाई डक्टिलिटी फ्रॉम, हाई डक्टिलिटी फ्रॉम रॉड आयरन। बेटा अगर याद ना रहे ना तो ये लाइन साइड में और लिख लेना, इसी के बेटा साइड में एक लाइन और लिख लेना। अगर याद ना रहे आपको, क्या लिखोगे, टेकन, टेकन हाई स्टैंड, हाई स्टैंड फ्रॉम कास्ट आयरन, कास्ट आयरन एंड हाई डक्टिलिटी, हाई डक्टिलिटी फ्रॉम रॉड आयरन। ओके, याद रह जाएगी सर, आपने इतना अच्छा से बताया। मादा बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जब बेटा हम आगे बढ़ते हैं ना, जब 12-13 चैप्ट सब्जेक्ट हो जाते हैं तो बेटा स्टार्टिंग के सब्जेक्ट पढ़े हुए में याद नहीं रहते हैं, सच बता रहा हूँ। इसलिए ही तो मैं रिवीजन करवाता हूँ आपको। मेरा रिवीजन करवाने का सिर्फ कॉन्सेप्ट यह है कि जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे ना बेटा, आपको सिर्फ हम ही याद रहेंगे, क्योंकि रिवीजन बेटा इतनी बार हो चुका होगा ना कि आपको याद रहेगा कि ये सब्जेक्ट पक्का नीरज सर ने करवाया था, क्योंकि मुझे यही सब्जेक्ट याद है। इसलिए बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, रिवीजन बाकी सब्जेक्ट के भी करते रहो, रिवीजन करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो बेटा, बहुत अच्छे से रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके। नोट करना है सर, हाँ बेटा, हाँ बेटा करना है अच्छे से। बेटा हमने बहुत बड़ाई कर लिया क्या माइल्ड स्टील का, बेटा हमने बहुत बड़ाई कर लिया क्या माइल्ड स्टील का, बताओ। थोड़ी बुराई भी कर ले क्या, बेटा थोड़ा सा बुराई भी कर लेंगे इसका। चलो
चलो आ जाओ, इरेज कर दे क्या इसको, इरेज कर दे क्या? चलो बेटा, पक्का याद रहेंगे, इसका हम गारंटी लेते हैं। बेटा रिवीजन इतनी बार करवा देंगे ना, आपको पूरा की पूरा याद करवा देंगे अच्छे से। चलो बेटा, अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे। नहीं सर, अब हम इसका बात करेंगे डिसएडवांटेज का। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ स्टील। बेटा अगर आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर बोल दिया कि मुझे स्टील यूज करना है, सिंपल सी बात है, अगर आपने बोल दिया कि मुझे मेरे कंस्ट्रक्शन में स्टील यूज करना है, तो बेटा सबसे पहला पता है आपको डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलेगा, कि आपका पैसा बेटा 3 गुना ज्यादा लग जाएगा आरसीसी के कंपेयर में। हाई इन्वेस्टमेंट कोस्ट, हाई इन्वेस्टमेंट कोस्ट, याद रखना, जहां पे आपका आरसीसी, जहां पे आपका आरसीसी कहीं मान लीजिए कि 2000 में हो रहा है, वहीं बेटा स्टील आपका 5 से 6000 तक में होगा, 5 से 6000। ओके, और सेकंड बेटा, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम बेटा क्या है, कोरोजन, कोरोजन इकोनॉमिकल नहीं होगा। बेटा ये मान लीजिए कि जहां पे, ये मान लीजिए कि आप आरसीसी में पढ़ते हैं ना, आप आरसीसी में ना कुछ पॉइंट पढ़ोगे, आरसीसी में आप कहोगे कि भाई स्ट्रक्चर सेफ्टी भी रखनी है, भाई इसमें सर्विसिबिलिटी भी रखनी है, इसमें डक्टिल, इसमें ड्यूरेबिलिटी भी रखना है, इसमें इकोनॉमिकल भी रखना है। ओके, और इसको दिखना भी बढ़िया चाहिए, मतलब कि एस्थेटिक अपीयरेंस। बेटा आप आरसीसी के अंदर ये पांचों पढ़ के चलते हैं, सेफ्टी प्लस सर्विसिबिलिटी प्लस ड्यूरेबिलिटी प्लस इकोनॉमिकल प्लस एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है बेटा दिखने का व्यू हमारा अच्छा होना चाहिए। ओके बेटा, जब हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बेटा हमारा ये चीज गायब हो जाता है, ये चीज गायब हो जाता है। ओके, क्योंकि बेटा स्टील की अगर बात कर दिए ना, तो सिंपल सी बात है, पैसा तो नो डाउट आपका लगेगा, तो मतलब कि अगर स्टील की बात करा तो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया हमारा वहां से हट गया। तो सिंपल सी बात है कि हम अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करिए ना, ये बात याद रख लेना, आज बता रहा हूं, गलती मत कर देना, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर की बात कर दी ना, तो आपको स्ट्रक्चर ओनली सेफर रखना है, पैसा नहीं देखना। क्या रखना है बेटा, ओनली सेफ्टी रखना है, सर्विसेबल रखना, बट इकोनॉमिकल मत देखना। ओके, मैं डिजाइनिंग में पूछूंगा, मैं याद रखना, मैं डिजाइनिंग में ये लाइन वापस पूछ लूंगा, और कम से कम मैं आपसे 6 बार लाइनें पूछूंगा 6 क्वेश्चनों के अंदर, कि बेटा बताओ अब क्या करेंगे। आप देखते हैं कि आपको मेरी ये लाइन याद रहती है नहीं रहती। मैं सिंपल सा आपको अब बता चुका कि स्टील स्ट्रक्चर का जहां मैंने बात कर दी, वहां मैं पैसा नहीं देखूंगा, वहां मैं देखूंगा क्या, सेफ्टी। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा जब वो लाइन आएगा। चलो चलो बेटा, पैसों का तो बात हो गया कि हम पैसों की बात नहीं करेंगे, तो बेटा कोरोजन की तो बात कर लेते हैं ना, कि कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं। ओके बेटा, कोरोजन की तो बात कर ले कि कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं। आपको पता है कोरोजन होने का, बेटा कोरोजन होने का सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, इट इज अकर ऑन स्टील सरफेस, स्टील सरफेस ड्यू टू, ड्यू टू एयर एंड वाटर contact, contact at same time, at same time। ओके बेटा, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, एयर एंड वाटर, बस। बेटा आपको पता है एयर हमारे पास सब जगह पर है,
आप सांस भी लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें भी बेटा एयर है ना, उसमें भी एयर है ना, तो मतलब कि एयर तो बेटा हर जगह है, नहीं तो आप तो मर जाते अभी तक तो, ठीक है। तो बेटा एयर तो हर जगह है, तो बात किसकी करेंगे, वाटर का। तो मतलब कि जैसे ही बरसात आया या किसी भी रीजन के कारण से पानी वहां पर आ गया, तो आपका कोरोजन वहां पर होगा, आपका कोरोजन वहां पर होगा। बेटा कोरोजन किस कारण से होता है, एयर प्लस वाटर के दोनों जब साथ में एक्ट करेंगे स्टील के सरफेस पे, तो बेटा क्या मिलेगा, कोरोजन मिलेगा, कोरोजन मिलेगा। ओके, ओके, क्लियर है क्या, बताओ बेटा, क्लियर है क्या। तो बेटा इससे बचने के लिए क्या करेंगे, कैसे रोके इसको, चलो बेटा बता देते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना इसमें, सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट, इट इट डज नॉट हैपन, इट डज नॉट हैपन in case of in case of stainless steel, in case of stainless steel। ओके, अब बात क्या आती है कि सर ये स्टेनलेस स्टील क्या है, बेटा जो आप पढ़ते हैं ना टीएमटी, तो बेटा आप पढ़ते हैं ना टीएमटी, उसे ही बेटा क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। ड्यू टू ड्यू टू क्रोमियम, ड्यू टू क्रोमियम layer on it, due to chromium layer on it। ओके, क्लियर है क्या बेटा, क्रोमियम प्लस आयरन हटा दो ना, बेटा अब स्टील आ जाता है, स्टील, बेटा क्रोमियम से आयरन हटा दो, क्या आ जाएगा, स्टील। ओके, होता क्या है, जो टीएमटी बार है मैं ये दिखा रहा हूं, ओके, ये आपके पास कुछ ऐसे दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये है आपके पास कोर पोर्शन, ये बिल्कुल, ओके, और इसके सरफेस पे यहां पर, यहां, 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 यहां पर, यहां पर, यहां पर, ओके, ये होता है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। बेटा किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है क्रोमियम लेयर, बेटा किसका बना हुआ है, क्रोमियम लेयर, क्रोमियम लेयर है आउटर लेयर में, ये क्या बेटा बचाती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। अब बेटा क्या होगा, नोट नहीं किए थे सर, अरे बेटा दोबारा लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे, ओके। अब जैसे ही बेटा यहां पर एक्ट होने लगेगा क्या, वाटर प्लस एयर, बेटा स्टील तो अंदर की तरफ है ना, स्टील अंदर की तरफ है, और बाहर क्या है, क्रोमियम लेयर, तो बेटा ये कभी इस स्टील से कांटेक्ट कर पाएगा क्या, बेटा कभी ये एयर वाटर स्टील से कांटेक्ट कर पाएगा क्या, नहीं ना, जिस कारण से बेटा करोजन नहीं होता, जिस कारण से बेटा कोलोजन नहीं होता। ओके, और जो ये बेटा बीच वाला पोर्शन है ना, ये बीच वाला, ये बीच वाला, इसे बोलते हैं बेटा मिडल लेयर, क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। ये बेटा आपके पास होती है हार्ड, बिल्कुल हार्ड, हार्ड लेयर होती है ये। ओके, ये जो हार्ड लेयर हमें क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये क्या देती है बेटा, स्ट्रेंथ। ओके, और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि ये वाली जो स्टील होती है ना, ये होती है Fe500D और होती है Fe550D, ये मार्केट में चल रहा है, Fe500D मार्केट में चल रहा है, 550D बेटा मार्केट में आ चुका है। जितना भी स्टील आपको मिलेगा ना 500D वाला, उससे जस्ट 20 रुपए ज्यादा, ओनली उससे 20 रुपए ज्यादा 550D मिल जाएगा। ओके, मार्केट में मैं देख चुका हूं, आ चुका है। बात बात क्या है, अभी भी डिजाइनिंग 500 पर चल रहा है
और बढ़िया चल रहा है, तो मैं 20 रुपए ज्यादा क्यों खर्चूंगा? बेटा ये मार्केट में आ चुके हैं, बट यूज अभी भी कम हो रहे हैं। अगर कहीं पे आप स्टील देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा Fe500D। Fe मतलब आयरन का बना हुआ है, 500 मतलब कि जो इसका स्ट्रेंथ है वो 500 है। बेटा डी का मतलब होता है मोर डक्टिलिटी। क्या मतलब है बेटा? मोर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कहां से मिला? डक्टिलिटी बेटा जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं बेटा कोर लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? कोर लेयर, या बोलेंगे सेंटर मोस्ट लेयर। क्या बोलेंगे? कोर लेयर, या क्या बोलेंगे? सेंटर मोस्ट लेयर। बेटा ये आपके पास होती है बिल्कुल सोप। क्या होती है बेटा? ये बिल्कुल होती है सोप। बेटा यही तो हमें क्या देती है? ये बेटा हमें क्या देती है? डक्टिलिटी। ये क्या देती है? डक्टिलिटी। ओके, क्लियर है क्या? अब बात क्या है कि सर ये तो गर्म हो गया और सर ये ठंडा रह गया। बेटा हुआ क्या था? देखो हुआ क्या था, जल्दी से आ जाओ। मशीन के अंदर, बेटा जो मशीन होती है ना, जिसे बोलता है, नाम याद नहीं आ रहा, फर्नेंस देख लो। जैसे ये बात फर्नेंस है ना, क्यूबोला पडिंग, ऐसे ही फर्नेंस रहता है। बेटा अंदर बिल्कुल लिक्विड बन जाता है, ये लिक्विड। इसको आप किसी भी शेप में देख सकते हैं। देखो ये आयरन लोड है, मैंने क्या करा, क्या करा, ये आपके पास मशीन है, मैं इस आयरन लोड को बेटा इस मशीन में ले गया। ओके, तो बेटा जब मैंने हीटअप किया ना, बाहर से जब हीटअप किया, बेटा टेम्परेचर ले जा चुका हूं मैं 1400 से 1800 के आसपास। मतलब कि मुझे पिघलाना नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं ले गया, मैं इतने पे ले आया कि सॉफ्ट हो चुका। ओके, तो बेटा मैं जब बाहर से इसको हीटअप कर रहा हूं ना, यहां से पूरा हीटअप चल रहा है। बेटा जो हीटअप वाला पोर्शन था ना, वो आउटर से हीटअप करता है, अंदर से बेटा क्या रह गया? अंदर से सॉफ्ट रह गया। वो बाहर बाहर से हीट कर दिया, अंदर से क्या रह गया? सॉफ्ट रह गया। बेटा अंदर से सॉफ्ट होने के कारण से वो डक्टिलिटी तो खराब नहीं कर पाया, पर जो बाहर का जो स्ट्रेंथ था ना, जो हार्ड हो चुका है, बेटा वो क्या देने लग गया? बेटा वो क्या देने लग गया? वो स्ट्रेंथ देने लग गया ना। इसी कारण से, इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। थर्मो मतलब टेम्परेचर से ट्रीट किया गया है मशीन के अंदर ले जाके, तो नाम क्या पड़ गया? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ओके, टीएमटी का बेटा फुल फॉर्म क्या है? टीएमटी का बेटा फुल फॉर्म क्या है? थर्मो मैकेनिकली, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्विंचिंग प्रोसेस, बेटा वही भट्टी के अंदर ले जाके पिघलाया जाता है, उसे बोलता है क्विंचिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया क्या? बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो नोट डाउन कर लो बेटा अच्छे से। चलो बेटा नोट डाउन कर लो बढ़िया तरीके से एक बार। कर लिया क्या? इरेज कर दे, आगे बढ़ जाए क्या? 5D इसका एग्जाम्पल है सर। तो 5D किसके एग्जाम्पल है? बेटा टीएमटी बार, टीएमटी बार। तो बेटा एचवाईडी होती है ना, एचवाईडी बार होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। वो होती है बेटा Fe415 एंड Fe500। ओके, ये दोनों बार कैसा है? एचवाईडी। बेटा डी नहीं लग रहा, डी नहीं लग रहा, बेटा यहां पे डी लग रहा होता है। इन दोनों को बोलते हैं टीएमटी बार, टीएमटी बार। ओके, एचवाईडी के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पर बेटा डक्टिलिटी नहीं होती उनमें, उनमें बेटा डक्टिलिटी
नहीं होती, जबकि बेटा इन वाली बार के अंदर स्ट्रेंथ के साथ में डक्टिलिटी भी होती है। ओके, क्लियर है क्या सर? एफ कितनी होगी बेटा? जितना नंबर होता है ना एफ के बाद में, जितना नंबर होता है वो उसकी बेटा यील्ड स्ट्रेंथ ही है, वो इसका यील्ड स्ट्रेंथ ही है। ओके, मतलब ये स्टेनलेस स्टील है। हाँ बेटा पल, हाँ ये सारे स्टेनलेस स्टील है, ये वाले एफी 500, एफी 500, 600, 650, 650 तक बेटा डेवलप हो चुका है हमारे इंडिया में। 650 तक डेवलप हो चुका है अभी तक, रिसेंटली बता रहा हूं मैं आपको। बढ़े क्या आगे? चलिए, चलिए हो गया ना क्लियर? बेटा हो गया ना? चलिए आ जाइए बेटा, बात करेंगे आपके पास किसका? बेटा किसका बात करेंगे? डिजाइन मेथड का बात करेंगे ना? डिजाइन मेथड इन स्टील स्ट्रक्चर, इन स्टील स्ट्रक्चर। ओके, चलो चलो करे क्या? बेटा आपने पढ़ा तो बहुत होगा, बेटा आपने पढ़ा तो, बेटा आपने पढ़ा तो बहुत होगा कि आपके पास स्टील में अल्काली अटैक भी होता है क्या? बेटा अल्कलीज अटैक मतलब कि मान के चलिए कि वो नहीं होता, वो बेटा नहीं होता। देखो एल्कलीज जहां पर आती है ना, जहां पे भी एल्कलीज आती है, दो चीजें पकड़ के रखना, दो चीजें। ओके, एल्कलीज जहां पर आती है वहां पे दो चीजें होती है, एक होता है सोडा और एक होता है आपके पास पोटाश। ओके, इन दो के कारण से आता है अल्कालीज। अगर बोल दिया तो बेटा ये दो नाम आपके पास फिक्स होगा, सोडा एंड पोटाश। सोडा मतलब बेटा क्या होता है Na2, और पोटाश मतलब क्या होता है बेटा K2O। बेटा ये सिर्फ नमक देता है। ये वीडियो लग रहा है, प्लीज रिफ्रेश करें। बेटा Na2O और पोटाश का मतलब K2O, ठीक है बेटा? तो बेटा यहाँ पर ओनली सोल्ट लगता है, सोल्ट। बेटा ये सिर्फ कोरोजन करेगा, एल्कालीज अगर लगेगा भी तो भी बेटा, जैसे अगर मान लीजिए कि अपन नॉर्मल वाटर की जगह अपन यूज करते हैं सी वाटर, उसके अंदर बेटा ये सोडा वाला पार्ट ज्यादा पाता है, तो भी वहां पे क्या करेगा? ओनली कोरोजन करेगा, ओनली बेटा कोरोजन करेगा वहां पर हमारे सरफेस पर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? तो अल्कालिस के अंदर जो हम आवाज है सर, अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है क्या बेटा बताओ? चलिए ओके, तो अगर अल्कालिस होता भी है तो वहां पर क्या होगा? वहां बेटा आपको सिर्फ कोरोजन देखने को मिलेगा। जो इफ्लोरेंस वाला पार्ट होता है ना, वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, वो ओनली कंक्रीट सरफेस पर या ब्रिक सरफेस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बेटा, जब भी हम डिजाइन मेथड की बात करते हैं ना, जब भी हम डिजाइन मेथड का बात करते हैं तो आपने तीन मेथड सुने होंगे। एक तो सुना होगा, हाँ, कंक्रीट और ब्रिक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है गुलाब, अगर हम बात करेंगे इसका डिजाइन मेथड का तो आपको तीन थ्योरी देखने को मिलेगा। एक होता है WSM जिसे बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एक होता है ULM जिसे बोलते हैं अल्टीमेट लोड मेथड, एंड तीसरा होता है
LSM जिसे बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड या लिमिट स्ट्रेस मेथड, जो भी आप सुनते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला आपके पास है WSM। WSM मतलब बेटा क्या है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बेटा मैं यहां पे कंपैरिजन करके बताऊंगा, कंपैरिजन करके, जो आप बेटा अच्छे से समझ सको, क्योंकि बेटा थ्योरी बहुत बार पढ़ा होगा। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसे बनता है, पूरा की पूरा, ठीक है। चलो, दूसरा होता है अल्टीमेट लोड मेथड, और यहां पे हम लिखेंगे LSM मतलब कि लिमिट स्टेट मेथड। ओके, चलिए, WSM का मतलब क्या है बेटा? WSM का मतलब है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। इसी का बेटा दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? यील्ड स्ट्रेस मेथड। ओके, अल्टीमेट लोड मेथड पे आते हैं, तो बेटा इसका नाम लिखा जाता है अल्टीमेट अल्टीमेट लोड मेथड। बेटा नाम से क्लियर होगा, इसी को ही कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस अल्टीमेट लोड मेथड को बोला जाता है क्या? प्लास्टिक लोड मेथड। प्लास्टिक लोड मेथड, ओके। और लिमिट स्टेट का नाम आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं? लिमिट स्टेट मेथड या लिमिट स्ट्रेस मेथड कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ही कंफ्यूज करने के लिए आपने देखा होगा, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ओके, मैंने बेटा इन थ्योरी के सारे नाम लिख दिए, जो भी आपसे पूछ सकता है। एक और पूछता है डिटर्मिनिस्टिक और इनडिटर्मिनिस्टिक। तो बेटा जो WSM होता है ना वो होता है डिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि वहां मुझे पता होता है कि ये लोड कभी इसको क्रॉस नहीं करेगा। बेटा जो अल्टीमेट वाला है ये है ना LSM, इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि यहां पे लोड इसको क्रॉस कर भी सकता है। मतलब कि इंडिटर्मिनिस्टिक मतलब कि फिक्स नहीं है कि वहां पर क्या होने वाला है। पर WSM क्या है? डिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि हमें फिक्स है कि यहाँ पे वैल्यू कभी इसको एक्सीड नहीं करेगा। तो बेटा जितना भी कहीं पे भी नाम आ रखा था ना इन थ्योरी से रिलेटेड, मैं आपको सारा बता चुका हूं। ओके, अब बताने वाला हूं इसके ऊपर कंपैरिजन। देखिए, ये आपके पास हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन, और यहां पर आपके पास बेटा क्या हो गया? स्ट्रेस। ये बताओ, ये बताओ क्या इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? ये बताओ क्या इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। क्यों नहीं कर सकते? अब ये भी बता दो क्यों नहीं कर सकते, ये भी बता दो जल्दी से। हाँ, वाई में डिपेंडेंट और एक्स में इंडिपेंडेंट। शाबाश, अब ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बेटा मैं किसी एक मटेरियल का रैंडमली डायग्राम ले रहा हूं, रैंडमली मैं कोई सा भी एक डायग्राम लेके मैं बना रहा हूं। यू मत कहना कि सर ये माई डिस्टिल का है किसका, मैं किसी एक मटेरियल का डायग्राम लेके बना रहा हूं यहां पर। ओके, चलो ठीक है बेटा, किसी रैंडमली डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पर। ये मैंने बना दिया कुछ ऐसे। ओके, चलो बेटा जो जो आपके पास WSM मेथड है ना, यहां पर एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बेटा यहां पर एक फैक्टर यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है बेटा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इनको पता है कि ये मेंबर का जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर है, इनको पता है कि इस मेंबर का जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर है। बट बेटा ये क्या करते हैं, इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कारण से, इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कारण से ये बेटा डिजाइन करते हैं यहां पर मतलब कि बेटा यील्ड पॉइंट से भी नीचे, मतलब कि जो इलास्टिक लिमिट होती है ना, इलास्टिक लिमिट उससे भी नीचे। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? लोड लगाया डिफॉर्म हुआ, लोड हटाया डिफॉर्मेशन वापस रिमूव। तो बेटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कारण से जो स्ट्रेस थी ना यहाँ टॉप पॉइंट पर, वो बेटा कहां आ गई? वो यहाँ नीचे आ जाती है। ओके,
किस कारण से आया है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कारण से। इन्होंने मान लिया कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना वो कितना आ रहा है? 20 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। कितना आ रहा बेटा स्ट्रेस यहाँ पर? 20 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। मुझे जो मेंबर था ना डिजाइन करना है, वो मेंबर डिजाइन करना है 1000 न्यूटन लोड के लिए। और बेटा उसका जो लेंथ है ना, उसका लेंथ भी हमें कितना रखना है? 35 mm। ओके, इतना mm तो इसका क्या हो गया? लेंथ हो गया। और लोड कितना लेना है इसको? 1000 न्यूटन। बेटा अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं इस लोड को रोकने के लिए, इस मटेरियल, इस स्ट्रेस के लिए, तो बेटा आपको पता है ना कि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। और मैं अगर एरिया निकालना चाहूंगा तो बेटा क्या करूंगा? फोर्स अपॉन में स्ट्रेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। चलो तो बेटा इस एरिया को निकालने के लिए मेरे पास फोर्स तो है P और स्ट्रेस कितना है? सिग्मा। तो बेटा 1000 तो हो गया लोड और आपके पास ये हो गया कितना? 20 हो गया स्ट्रेस। बेटा जैसे ही मैं काट दिया मुझे इसका एरिया कितना मिल गया? 50 mm का स्क्वायर। कितना मिल गया बेटा? 50 mm का स्क्वायर। ओके, आ जाओ, दोबारा आ जाओ यहां पर। अगेन यहां पर मैंने डायग्राम बना लिया, इस तरफ स्ट्रेस और इस तरफ क्या रख दिया? स्ट्रेन, स्ट्रेस, है ना। फिर एक रेंडमली डायग्राम बना दिया। बेटा नाम क्या है? अल्टीमेट लोड मेथड। नाम क्या है? अल्टीमेट लोड मेथड। तो बेटा इसको डिजाइन टॉप पे करेंगे या नहीं करेंगे? इसके अल्टीमेट पे डिजाइन करेंगे ना, क्योंकि नाम ही क्या है? अल्टीमेट लोड मेथड। तो मैं इसको टॉप पे डिजाइन करूंगा तो स्ट्रेस तो इससे बहुत ज्यादा पाएगा। तो हमने मान लिया कि वहां पे मुझे कितना पा रहा है? 50 mm का स्क्वायर। मान लिया बेटा कि भाई टॉपर है तो नो डाउट कि ज्यादा पाएगा। मैंने मान लिया कि 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। इसको भी सेम लोड के लिए मैं डिजाइन करूंगा, मतलब कि यहां पे भी मुझे लोड कितना रखना है? 1000 न्यूटन। इसका लेंथ भी बेटा सेम रखेंगे, कितना? 35 mm। ओके, और जब बेटा मैं यहां पर एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा? 1000 डिवाइड बाय 50, काट दो, कितना आ गया? 20 mm का स्क्वायर। और बेटा जब मैं ये डिजाइन करता हूं ना LSM के अंदर, अगेन यहां पर रखेंगे क्या? स्ट्रेन। यहां पर रखेंगे क्या? स्ट्रेस। बेटा ऐसा करो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसको मैं बाद में करता हूं। इन दो को मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि हुआ क्या। आ जाओ, देखो बेटा यहां पर जब बेटा आपने WSM से इस लोड को रोकने के लिए जब कोई एरिया निकाला, बेटा वो कितना आया? 50 mm का स्क्वायर। तो बेटा आपको एरिया मिला कुछ ऐसा, देख रहे हो? ये एरिया है 50 mm का स्क्वायर। ओके, और ये इसका लेंथ हो गया 35 mm। तो बेटा जब आप इसके ऊपर लोड लगाओगे कोई डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है क्या? बेटा आपको कोई डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो मतलब कि ये हमेशा सेफर डिजाइन है, पर आपका एरिया क्या आ गया? एरिया बहुत ज्यादा मिला या नहीं मिला? मिला है ना। इस कारण से थ्योरी कैसे हो गई? अनइकोनॉमिकल। मतलब कि WSM से जो भी सेक्शन आएगा वो आने वाले लोड के लिए सेफ तो होगा, बट वो थ्योरी होगी कैसी? अनइकोनॉमिकल। ओके, तो जब भी मैं WSM बोलूंगा तो आप लोग दो लाइनें बोलोगे कि ये लोड के लिए सेफर है, बट ये थ्योरी अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि एरिया क्या है? ज्यादा है। ओके, अब बेटा बात करेंगे अल्टीमेट का। अल्टीमेट से बेटा एरिया कितना आया है? 20। कितना आया? 20। देखो बेटा इतना सा है, देखो कितना है? वायर जितना एरिया निकलेगा, सिर्फ इस वायर जितना। ओके, एरिया देखो बेटा कितना कम सा है। ठीक है, लेंथ वही है 35। बेटा लोड लगाओ, क्या देखने को मिला? बेटा लोड लगाया, क्या देखने को मिला? बकलिंग। क्या देखने को मिला बेटा? बकलिंग। मतलब कि यहां से एरिया निकाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम आया है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम आया है, तो मतलब कि डिजाइन तो इकोनॉमिकल हो गई, पैसा तो कम लगेगा, बट जैसे ही लोड आएगा, जैसे ही लोड आएगा आपको क्या देखने को मिलेगा, बकलिंग प्रॉब्लम। क्या देखने को मिलेगा, बकलिंग प्रॉब्लम, क्योंकि बेटा लोड बहुत ज्यादा लग रहा है ना, इस ज्यादा वाले लोड के लिए आपने एरिया कम प्रोवाइड किया, सेक्शन तो इकोनॉमिकल हो गया, पर बेटा वो लोड को मेंबर रोक ही नहीं पा रहा, सीधा बकल में फेल हो गया। तो मतलब कि हमें अब एक ऐसी थ्योरी चाहिए थी जो इकोनॉमिकल भी हो और जो सेफर भी हो, तो हम लेकर आए किसको, एलएसएम को। उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में डिजाइन कर दिया। ये यूज करता था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये बोला कि मैं यूज करूंगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेटा लोड और मटेरियल के लिए साथ में यूज करते हैं, ये कहता है मैं यूज करूंगा अलग अलग, लोड के लिए अलग और मटेरियल के लिए अलग। अल्टीमेट थ्योरी सिर्फ एक मेंबर के लिए डिजाइन करते हैं, इनडिटर्मिनेट मेंबर। बेटा जो ये थ्योरी है ना, ये सिर्फ एक ही मेंबर के लिए डिजाइन करते हैं, जिन्हें बोलते हैं इनडिटर्मिनेट मेंबर। इंडिटरमिनेट मेंबर क्या होते हैं, जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन इक्विलिब्रियम से ज्यादा आती है तो उन्हें बोलते हैं इंडिटरमिनेट मेंबर। जो आपके पास स्टैटिक और काइनेमेटिक दोनों तरीके से निकाला जाता है, उनको हम पढ़ते हैं कहां पर, टोस में। मतलब कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो मेंबर क्या होंगे, इनडिटरमिनेट होंगे। तो ये क्या बोले एलएसएम वाले, कि हम इसको इनडिटरमिनेट मेंबर के लिए भी डिजाइन कर देंगे। मतलब कि जो ये थ्योरी थी ना, इसने डब्ल्यूएसएम को रेक्टिफाई करा, कैसे, पार्शियल फैक्टर ऑफ को इंट्रोड्यूस करके, और इसको रेक्टिफाई किया कैसे, बोला कि हम भी डिजाइन करेंगे इसको इंडिटरमिनेट मेंबर के लिए। तो बेटा आज तक वो ही थ्योरी यूज चल रहा है हमारा एलएसएम। ओके, क्लियर हुआ क्या। लेकिन डिजाइन हमने अल्टीमेट को किया है सर, लेकिन डिजाइन तो हमने अल्टीमेट के, क्या कह रहे हैं बेटा, समझ नहीं आया, बताओ मुझे। अब बेटा क्या हुआ बताओ। दोनों की खिचड़ी, हाँ दोनों की खिचड़ी बनती है बेटा एलएसएम के अंदर। क्लियर हुआ क्या बेटा, क्लियर हुआ क्या बताओ। इसलिए बेटा हुआ क्या, इसलिए बेटा हुआ क्या कि ये पता है अल्टीमेट पे डिजाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्टीमेट बन जाएगा। लोअर पे डिजाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एस एम। बड़ा यहाँ बीच में डिजाइन कर लिया जाता है, बीच में हमने मान लिया कितना आ रहा है, 30 न्यूटन पर का स्क्वायर। यहाँ पे भी बेटा लोड कितना आएगा, 100 न्यूटन आएगा। बेटा एरिया यहाँ पे भी कितना आएगा, लेंथ जो निकाल रहे हैं वो यहाँ पे भी लेंथ कितनी रखी है, 35 mm। ओके, हाँ हाँ शाबाश। एरिया निकालेंगे तो क्या रखेंगे, 1000/30, कितना हो गया, 33.33 का स्क्वायर। बेटा यहां से जो सेक्शन मिलता है ना, यहां से जो सेक्शन मिलता है वो पता है कैसे मिलेगा, सर इसको अच्छे से लिखवा दो। बेटा यहां से सेक्शन मिलेगा ऐसे, यहां से सेक्शन मिलेगा कुछ ऐसे, इतना सा, ना तो वो सेक्शन ज्यादा है ना कम है। और इसके लिए भी देख लो, यहां से देख लो बेटा, बकल हो रहा है क्या, बकल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, मतलब कि बेटा ये इकोनॉमिकल भी है, एंड दूसरा बात बेटा ये सेफ भी है, ये बेटा सेफ भी है। ओके बेटा पहले आप क्या करिए, इसको अच्छे से बना लीजिए, फिर इसके जो अंदर के पॉइंट है ना, इकोनॉमिकल है, सेफर है, अनइकोनॉमिकल है, सेफर नहीं है, वो सब पॉइंट इसको इरेज करने के बाद में बताने वाले हैं हम। ओके पहले बेटा इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
लेकिन सर मकान के रूफ में जो आयरन का काम आता है ज्यादा फोर्स से बकल हो जाता है। बेटा वो चद्दरें होती है ना, बेटा वो चद्दरें होती हैं, उन्हें जीआई शीट बोलते हैं, जीआई शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। बेटा उन्हें रूफिंग मटेरियल बोलते हैं, रूफिंग मटेरियल। ओनली कवरिंग पर्पस से, ओनली कवरिंग पर्पस से यूज करते हैं उनको, उनको लोड के लिए यूज नहीं करते बेटा। लोकेश बेटा उन्हें सिर्फ रूफ कवरिंग मटेरियल बोलते हैं। इट इज यूज फॉर ओनली कवरिंग ऑफ रूफ। लोकेश बेटा क्लियर हुआ क्या? आ, चलिए 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 चलिए, हो गया क्या बेटा क्लियर? बेटा क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़े क्या बेटा बताओ? बेटा क्लियर हो गया क्या? इसके अंदर के पॉइंट लिखवाए क्या, बोलो। चलिए आ जाइए। पहले बात करेंगे डब्ल्यूएसएम की। ओके, डब्ल्यूएसएम में बेटा हमने क्या देखा था? डब्ल्यूएसएम में बेटा हमने क्या देखा था कि हमें जो सेक्शन मिल रहा है वो सेक्शन कैसे मिल रहा है? कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा, इतना बड़ा सेक्शन मिला है। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? ओके, हमने यहाँ पे बोल दिया ये थ्योरी कैसी है? अन इकोनॉमिकल, अन इकोनॉमिकल। ओके, अनइकोनॉमिकल थ्योरी। पर बेटा हमने क्या देखा? हमने बेटा क्या देखा? आने वाले लोड के लिए वो क्या था? सेफ था या नहीं था? था ना, तो हमने इसे क्या लिख दिया? बट इट इज ऑन सेफर साइड, बट इट इज ऑन सेफर साइड। ओके, क्लियर है क्या? अनइकोनॉमिकल थ्योरी क्या लिख देंगे यहाँ पे? ड्यू टू लार्ज, ड्यू टू लार्ज क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, चलो सेफ था। हाँ बेटा वही तो कह रहे हैं कि सेफ था, तो हमने क्या बोल दिया? सेफर साइड है। चलिए अल्टीमेट की बात करते हैं। यहां से बेटा सेक्शन कैसा आया था? एक पतला सा वायर आया था। तो हमने इस थ्योरी को क्या बोल दिया कि थ्योरी इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल थ्योरी है। और रीजन क्या लिखेंगे? लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट बेटा आने वाले लोड के लिए क्या हुआ था? बताओ यहां पर आने वाले लोड के लिए क्या हुआ था? नॉट सेफ। यहां पर बेटा क्या लिख देंगे? नॉट सेफ ड्यू टू, ड्यू टू बकलिंग प्रॉब्लम, बकलिंग प्रॉब्लम। और बेटा अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट सर्विसेबल, नॉट सर्विसेबल क्राइटेरिया, नॉट सर्विसेबल इन, इन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, इन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। ओके, ये डिफ्लेक्शन ये सर्विसेबल के डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में बेटा फेल हो गया। ओके, बकलिंग फेलियर हुआ था। हाँ बेटा वही, वही बेटा। आ जाओ, आ जाओ बेटा यहां पर आ जाओ। अब यहां पे क्या लिखेंगे? बेटा यहां पे क्या लिखेंगे कि जो एलएसएम थ्योरी है वो इन दोनों के बीच में है। तो मतलब कि लिख देंगे कि इकोनॉमिकल भी है, वो इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल थ्योरी। ओके, एंड दूसरा क्या लिखेंगे? सेफर साइड, सेफर साइड।
ओके, इसी कारण से लिख देना यहां पर नोट करके, हैंस हैंस IAS 800। बेटा हमारा कोड तो याद है ना, ऐसा ना हो कि हम स्टिल पढ़ रहे हैं और हमें हमारा कोड ही ना पता हो। IAS 800 2007, ओके। हैंस IAS 800 based on LSM design, based on LSM design, ओके। इसलिए बेटा जो हमारा IAS कोड है ना 800, वो किसके ऊपर बेस है? वो बेस है बेटा आपके पास LSM पर, ओके। और जो 1984 वाला था ना, 1984 वाला, वो बेटा था WSM पर, और जो 2007 वाला है ना, वो आपके पास किस पर है? LSM पर, ओके। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा, बताओ। और बेटा ये जो कोड है ना, ये जो कोड होते हैं, ये 20 से 25 साल के बाद अपडेट होते हैं, याद रखना। 20 से 25 साल के बाद देख लो, लास्ट टाइम अपडेट हुआ था 1984, उसके बाद अपडेट हुआ 2007, तो मतलब कि 22 साल के बाद में ये अपडेट हुआ है। नॉर्मली याद रखना 20 से 25 सालों के बीच में अपडेट होते हैं हमेशा। अब आपसे अगर पूछ ले कि नेक्स्ट बार अपडेट कब होंगे, तो 2007 में हुआ है, 7, 27 और फिर 32। बेटा नेक्स्ट अपडेट होगा वो 2030 के आसपास होगा। अब जो बेटा अपडेट होगा ना, वो 2030 के आसपास होगा, ओके। हाँ, 32 या 28 इनके बीच में आएगा, 32-28 इनके बीच में आएगा, ओके। याद रखना, अगर पूछ ले भाई कोड कितने साल के बाद अपडेट होते हैं, 20 से 25, क्या बोलोगे? 20 से 25, ठीक है। चलो हम लोग भी चेंज करेंगे, तब तक बेटा आप ही तो करोगे। देखिए जितने भी चीफ इंजीनियर हैं, जितने भी चीफ इंजीनियर हैं, वो सब मिलेंगे वहां पर। यूपीपीएससी का जो चेयरमैन है वो मिलेगा वहां पर। जितने भी आपके पास सिविल के डिपार्टमेंट के जितने भी हेड हैं, वो सब मिलेंगे वहां पर। और जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं इंडिया के, वो भी सब मिलेंगे वहां पर। बेटा टोटल मिला के 100 लोगों की टीम होती है जो इस कोड को अपडेट करती है, ओके। चलो चलो हम चेंज करेंगे और हमारे बाल बच्चे उस कोड को पढ़ेंगे। सही है बेटा, पहले जॉब लग जाओ, तुम बहुत ऊपर चले गए। बेटा पहले जॉब तो ले लो, तुम तो बहुत आगे चले गए ना। चलो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं, उससे पहले है ना एक चीज क्लियर और कर देते हैं, है ना। वो चीज आपके पास क्या है, पढ़ रखा होगा, सिर्फ आपका रिवीजन करेंगे। मादा बेटा पढ़ लो पहले, मादा बेटा पढ़ लो चुपचाप पहले, उसके बाद बातें करना ये चीजें। चलो आ जाओ बेटा, हम बात कर रहे हैं लिमिट स्टेट, ओके। बेटा जो लिमिट स्टेट होती है ना, टाइप लिख देते हैं इसको, टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट, टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट, ओके बेटा। जो बेटा लिमिट स्टेट के जो टाइप्स है ना, बेटा इसके जो टाइप्स है वो आपके पास होते हैं 2 टाइप के, ओके। कितने टाइप होते हैं? 2। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं बेटा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ओके। कोलैप्स को बेटा क्या बोलते हैं? सेफ्टी, ओके। कोलैप्स मतलब कि सेफ्टी, ठीक है। दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। अब सेफ्टी में क्या क्या आते हैं? सेफ्टी के अंदर आते हैं बेटा आपके पास, एक आता है फ्लेक्सर। क्या आता है बेटा? फ्लेक्सर। मैंने आपको क्या कहा था, जहां पे भी फ्लेक्सर दिख जाए, डिफरेंस खत्म सर। हाँ बेटा खत्म हो गया डिफरेंस, ओके। फिर बेटा देखो फ्लेक्सर क्या होता है,
जहां पे भी बेंडिंग दिखेगा, जहां पे भी आपको बेंडिंग दिखेगा, वहां बेंडिंग के साथ में दो चीजें दिखेगी हमेशा, ये बात याद रखना। अगर मैं कहीं पे भी बेंडिंग की बात कर रहा हूं तो आप कहोगे कि सर बेंडिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंप्रेसिव बेंडिंग, एक होता है टेंसाइल बेंडिंग। कंप्रेसिव बेंडिंग ना तो हमारे स्टील के लिए खराब है और ना ही हमारे कंक्रीट के लिए, हमारे लिए जो खराब होती है ना उसे बोलते हैं टेंसाइल बेंडिंग। तो याद रखना, टेंसाइल ड्यू टू बेंडिंग इज नोन एज द फ्लेक्सर। हमेशा बच्चों में क्या कंफ्यूजन रहता है, बच्चे सोचते हैं कि फ्लेक्सर इज रेजिस्टेंस टू मूवमेंट। बेटा फ्लेक्सर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट नहीं, रेजिस्टेंस टू मूवमेंट नहीं होता, उसको जस्ट मॉडिफाइड करिए और क्या बोलिए, इट इज रेजिस्टेंस टू टेंशन बेंडिंग, इट इज रेजिस्टेंस टू टेंसाइल बेंडिंग। टेंसाइल बेंडिंग मतलब कि टेंसाइल ड्यू टू बेंडिंग। ओके चलो बेटा क्लियर करना, मॉडिफाइड करना अपनी चीजों को। फ्लेक्सर तो समझ ही गए, अब क्या बोलोगे, इट इज रेजिस्टेंस टू टेंसाइल बेंडिंग, मतलब कि जो बेंडिंग टेंसाइल जनरेट हो रही है वो किसके कारण जनरेट हुई है, बेंडिंग से। ओके चलो इसके बाद बेटा बात करते हैं शियर। शियर का मतलब पता ही होगा, सरफेस के पैरेलल ही लगना है। ओके उसके बाद बात करते हैं बेटा टॉर्जन। बेटा क्या है टॉर्जन, बेंडिंग के अपोजिट क्या होता है, टॉर्जन। जैसे कि बेंडिंग लगता है ऐसे, बेंडिंग लगता है ऐसे, टॉर्जन बेटा कैसे लगेगा, ऐसे। ओके इस तरीके से, मतलब कि जब टॉर्जन लगेगा तो किस में चेंज नहीं होगा, लेंथ में, और किस में चेंज होगा, विड्थ में। और जब आपके पास बेंडिंग होगा, बेंडिंग होगा तो किस में चेंज आएगा, लेंथ में, और किस में चेंज नहीं होगा, विड्थ में। समझ गए ना, आ जाओ याद रखना, जब आपके पास बीम की बात करेंगे तो बीम में आता है हमेशा बेंडिंग, और जब बीम के साथ में स्लैब अटैच होगी ना, बीम के साथ में स्लैब अटैच होगी ना, तो स्लैब पर आएगा बेंडिंग और फिर बीम पर आएगा क्या, टॉर्जन। फ्लेक्जन मतलब बेंडिंग, बेटा फ्लेक्जन मतलब टेंशन बेंडिंग, और होता है टेंशन। टेंशन आप सभी को पता है, एक होता है कंप्रेशन। ओके बेटा मतलब कि आपका जो सेफ्टी क्राइटेरिया है ना, कि हमें मेंबर को सेफ्टी के लिए चेक करना है, बेटा सेफ्टी में हमें इन पांचों से सेफ होना चाहिए। फ्लेक्चर के अंदर पहला चैप्टर, शियर के अंदर शियर एनफोर्समेंट, टॉर्जन के अंदर अलग से हम डिजाइन करते हैं, टेंशन के लिए नहीं करते, टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट लगाते हैं, कंप्रेशन के लिए कॉलम। हर 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 लिमिट के ऊपर एक चैप्टर है, हर लिमिट के ऊपर एक चैप्टर है बेटा। ओके हर लिमिट के ऊपर एक चैप्टर है। सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी पहला आपके पास आता है क्या, पहला आता है आपके पास डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, दूसरा आता है आपके पास क्या, क्रैकिंग क्राइटेरिया, क्रैकिंग क्राइटेरिया, तीसरा आपके पास रहता है क्या, तीसरा रहता है वाइब्रेशन, तीसरा क्या रहता है, वाइब्रेशन। बेटा यही तीन होते हैं क्या, बेटा कॉलम, कॉलम डिजाइन करते हैं बेटा कंप्रेशन के लिए, कॉलम, कॉलम डिजाइन करेंगे बेटा सुशांत। बेटा यही तीन होते हैं क्या, बेटा यही तीन होते हैं क्या, बताओ। चलो फिर मॉडिफाइड करते हैं इसको भी, एक होता है फायर और एक होता है आपके पास कोरोजन। जब स्टील की बात करते हैं तो ये दो चीजें और जुड़ जाती हैं, जब आपके स्टील की बात करते हैं तो दो चीजें और उड़ जाती है। ओके याद रखना, जो तीन होते हैं ना, ये तीन आते हैं आपके पास आरसीसी में, और जब स्टील की बात करते हैं ना तो स्टील के अंदर ये दो चीजें और जुड़ जाती हैं, एक फायर और एक कोरोजन, फ्रीजिंग एंड थोविंग। बेटा ये आपसे, ये कंक्रीट में लगता है ना बेटा, बेटा क्या हुआ, ठंडा कर दिया गरम कर दिया, ठंडा कर दिया गरम कर दिया, ठंडा कर दिया गरम कर दिया, जब ये प्रोसेस बार बार चलता है ना कंटिन्यूअसली, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फ्रीजिंग एंड थोविंग। ओके ये बेटा
सीमेंट के अंदर इफेक्ट डालता है, सीमेंट वो कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर सीमेंट होता है ना, उस पे उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। ऐसा किया तो दूध भी खराब हुआ। चलो क्लियर हो गया क्या बेटा, क्लियर हो गया क्या लिमिट, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। चलो बेटा नोट डाउन कर लिया क्या, बेटा नोट कर लिया क्या बताओ। चलिए फिर आ जाइए। देखिए इसके बाद आपके पास बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एलएसएम। सबसे पहला बेटा जो थ्योरी है ना, सबसे पहला बेटा जो थ्योरी है ना, वो एक एक थ्योरी के ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। मतलब कि बेटा एक थ्योरी रहती है, आपने जो मैथ में पढ़ा होगा उसका नाम होता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेटा सुना है नाम में, नहीं सुना बेटा, इसी थ्योरी के ऊपर ये बेस होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। यहां पर सब चीजों पे एक्सपेरिमेंट करा, फिर हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच निकालते हैं कि ये मेंबर कहां तक सेफ होगा। ओके तो बेटा जब हमने निकाल के देखा ना वर्किंग स्ट्रक्चर पे, वर्किंग लोडिंग पर, तो हमें ये पाया कि 90 पॉइंट कितना था, 9.75 इंटू 10⁻², इतना बेटा आपका मेंबर सेफ है। अगर मेंबर के फेलियर की चांसेस की बात करेंगे ना तो 0.0975 इतना निकलता है ओनली फेलियर होने के चांस, फेलियर होने के चांस। हाँ बेटा ऑर्डर बोलेगा तो -2, ये आपके पास बेटा फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी होती है आरसीसी स्ट्रक्चर की, आरसीसी स्ट्रक्चर के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी ये रहती है। ओके ऑर्डर भी पूछता है -2। ऐसे ही बेटा यहां पर कंक्रीट की भी आपके स्टील का भी सबका स्ट्रेन निकाल रखा है, सबका। मतलब कि अगर देखा जाए माइल्ड स्टील का कितना निकाल रखा है 0.00108, 415 का 0.00380। बेटा सबके सबके अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबके स्ट्रेन बता रखे हैं, सबके स्ट्रेन बता रखे हैं कि कहां कहां पर फेल होगा, कहां कहां पे फेल होगा। तो बेटा यह इस थ्योरी के अंदर हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करा, वहां का अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक परसेंटेज निकाल लिया कि इस परसेंटेज के बाद मेंबर फेल हो सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना एक कैरेक्टरिस्टिक लोड, कि वो लोड जिसका 95% चांस होगा कि ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ वो उसको क्रॉस नहीं करेगा। ओके और 5% चांस होते हैं कि उसको क्रॉस करके मेंबर को क्या कर देगा, फेल कर देगा। ठीक है तो बेटा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ओके चलो बेटा एलएसएम आया था डब्ल्यूएसएम और अल्टीमेट के बाद में, एलएसएम आया था डब्ल्यूएसएम और आपके यूएलएसएम के बाद में। तो बेटा इसने दोनों को सही किया, एलएसएम रेक्टिफाई डब्ल्यूएसएम, इसने डब्ल्यूएसएम को बेटा कैसे रेक्टिफाई किया, बाय इंट्रोड्यूसिंग the partial factor of safety, by introducing the partial factor of safety। क्योंकि बेटा WSM क्या यूज करता था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये यूज क्या करता था, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके
फॉर लोड एंड मटेरियल, लोड के लिए अलग और मटेरियल के लिए अलग। आ जाओ, LSM रेक्टिफाइज ULM बाय अल्टीमेट लोड मेथड को कैसे रेक्टिफाई किया? बाय कंसिडरिंग डिजाइन फॉर indeterminate member। चलो, मतलब कि बेटा अल्टीमेट थ्योरी को किसके लिए यूज करते थे? इंडिटरमिनेट मेंबर के लिए। तो हम LSM को भी अब यूज कर सकते हैं। ये तो स्टील की केस है ना सर, या RCC का? बेटा मैं एक थ्योरी बता रहा हूं, एक थ्योरी, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कि होता क्या है, वो डाटा बता रहा हूं कि ये डाटा कैसे निकाला जाता है। ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से निकाला गया है। ओके बेटा, बेटा विश्वास समझ रहे हो ना? मैं वो डाटा बताना चाह रहा हूं कि वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से निकाला जाता है। तो वो सब चीज किसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस थ्योरी के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? बेटा क्लियर हो गया क्या? नोट डाउन कर लीजिए बेटा फिर जल्दी से। चलो बेटा चलो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, इससे 5-6 पॉइंट और बच रहे हैं। चलिए चलिए बेटा, हटा दे क्या? बेटा इरेज कर दे के इसको बताओ। चलिए हटा दो सर, हटा दिया ना बेटा, हटा दिया ना बेटा। अब बात करेंगे किसका? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बेटा सबसे पहले ये बताओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस थ्योरी में बताया गया था? बता दो बेटा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले किस थ्योरी में बताया गया था? बता दो। WSM में। तो हम यहाँ पे इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ WSM। इट इज अ पार्ट ऑफ WSM। ओके, अब ये होता क्या है? इट इज कंबाइनली used for uncertainty in design load, uncertainty in design load and material property ओके। चलो बेटा याद रखना, ये कंबाइनली यूज करते हैं। कंबाइनली मतलब दो चीजें हैं, एक मटेरियल और एक लोड, दोनों के लिए एक साथ। डिजाइन लोड और क्या क्या मटेरियल प्रॉपर्टी। बेटा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा? एक बात बताओ कि मेरे यहाँ पे ये घर के अंदर आज 4 लोग रह रहे हैं, क्या 50 साल बाद भी 4 ही लोग रहेंगे क्या? बेटा वो 4 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं। मान लो इस घर में शादी हो गई तो पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। तो मतलब कि बेटा लोड का कोई फिक्स नहीं कह सकते
कि वो कितना होगा बेटा, वो एक्सीड भी जा सकता है। अर्थक्वेक आ गया, कुछ विंड लोड ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा हैवी में आ गया, बेटा चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो बेटा अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी किसमें है? डिजाइन लोड के अंदर। एंड दूसरी बात, आज जो आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जब मैं इसको बाजार से लेकर आया, क्या 100 साल तक प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगा क्या? आप बताइए, क्या 100 साल तक प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगा क्या? नहीं ना। तो अनसर्टेनिटी है किसमें? मटेरियल की प्रॉपर्टी में, कि मुझे आने वाले टाइम में ये नहीं पता कि लोड कितना आने वाला है, आने वाले टाइम में मुझे ये नहीं पता कि वहां पर मटेरियल की प्रॉपर्टी का क्या होने वाला है। इसी कारण से अगर इसका डिजाइन स्ट्रेंथ इतना है ना, तो बेटा हम डिजाइन करेंगे सिर्फ इस लेवल पे, और ये जो हाई लेवल से मैं कम लेवल पे लेकर आ रहा हूं, वो क्या करेगा? वो कौन करेगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेगा। वो बेटा कौन करेगा? वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेगा। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। बेटा ये जो होता है ना, ये होता है आपके पास यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस अपॉन में परमिसेबल स्ट्रेस, अपॉन परमिसेबल स्ट्रेस। ओके बेटा कंफ्यूज मत होना, परमिसेबल स्ट्रेस आए या आपके पास लिखा आ जाए अलाउएबल स्ट्रेस। ओके तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ना। अब बात करते हैं कि सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास यील्ड अपॉन परमिसेबल है, तो बेटा देखो यहां पे क्या किया जाता है, पेपर में क्या किया जाता है, आपसे पूछता है बताओ बेटा परमिसेबल स्ट्रेस क्या होगा। बेटा हम क्या करेंगे, अगर परमिसिबल स्ट्रेस पूछ रहा है तो मैं इसको यहां ले जाऊंगा और इसको नीचे, तो मैं क्या करूंगा, इस यील्ड स्ट्रेस को डिवाइड कर दूंगा किससे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। मतलब कि आपका Fy डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहलाएगा? परमिसिबल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? परमिसिबल स्ट्रेस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बेटा आपके पेपर में ये पूछता है बार बार, ये आपसे बार बार पूछता है, व्हाट इज परमिसिबल स्ट्रेस फॉर दिस, व्हाट इज परमिसिबल स्ट्रेस फॉर बेंडिंग, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर टेंशन, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन। बार बार पूछेगा, हर बार पूछेगा। बता दूंगा वो भी आपको बता दूंगा। पर समझ गए ना कि परमिसिबल स्ट्रेस निकालना कैसे है? यील्ड को डिवाइड कर देना किससे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? मटेरियल और लोड के लिए एक वैल्यू ली जाती है जो अनसर्टेनिटी के कारण से ली जाती है। ओके क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बताओ? बेटा इसको बॉक्स में कर लेना, इसको बॉक्स में कर लेना। ये रेशियो भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे पेपर में, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके और परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अब आ जाए पेपर में जो जो पूछता है, अब आ जाए बेटा पेपर में जो जो पूछता है वो बता दे सारा। चलिए 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 अब मैं बेटा लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछते हैं, यहां से वैल्यू परमिसिबल, परमिसिबल स्ट्रेस इन WSN। ओके बेटा 5 स्टार कर देना, बेटा 5 स्टार। ना तो गेट बचा, ना IAS बचा, और ना कोई स्टेट PSU बचा कि जो यहां से क्वेश्चन ना पूछे, जो यहां से क्वेश्चन वो ना पूछे। आ जाइए, आ जाइए बेटा। सबसे पहले endurance limit for mild steel is 186 न्यूटन पर mm का
स्क्वायर। बेटा सबसे पहली वैल्यू क्या है, माइल्ड स्टील इंड्योरेंस लिमिट कितना है, 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पहले मुझे बता दीजिए व्हाट इज इंड्योरेंस लिमिट, बता दो बेटा कि इंड्योरेंस लिमिट क्या है, बताओ बेटा इंड्योरेंस लिमिट क्या है। रिवर्सिबल लोडिंग पर मैक्सिमम स्ट्रेस, नहीं, गलत जवाब। इसे बोलते हैं इन साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग क्या बोला जाता है, इंड्योरेंस लिमिट या रिवर्सिबल स्ट्रेसेस। हाँ आप सही है बेटा। बेटा जहां पर फेल हो जाएगा ना, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये लोडिंग कैसी लग रही है, ये लोडिंग कैसी लग रही है बेटा, ये साइक्लिक लोडिंग है। ये कैसी है, ये साइक्लिक लोडिंग है। बेटा इस टाइप की लोडिंग को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस। इसे ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस। इसे ही बोलते हैं क्या, साइक्लिक लोडिंग। और इस साइक्लिक लोडिंग के लिए जो डिजाइन किया जाता है मेंबर, उसे बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट। क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस लिमिट। और जब ये साइक्लिक लोडिंग मैक्सिमम हो जाती है तो बेटा उसको बोला जाता है क्या, फटीग। क्या बोला जाता है बेटा, फटीग। क्लियर हुआ सर। रेलवे ट्रैक इसका एग्जाम्पल होगा। बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट बोल दिया। जो भी एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, आपके पास स्पेस जेट होते हैं, रेलवे ट्रैक होते हैं, वो सब आपके पास एग्जाम्पल किसके हैं, इस इंड्योरेंस लिमिट के। फटीग पे डिजाइन नहीं करते, फटीग पे तो मेंबर बेटा साइक्लिक लोडिंग के कारण से फेल हो जाता है। तो बेटा इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल कौन सा मिलेगा, रेलवे ट्रैक, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एक्सेट्रा। नरेंद्र बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो लिमिट जहां पर साइक्लिक लोडिंग पर मेंबर फेल ना हो उसे बोल देंगे इंड्योरेंस, और वो लिमिट जहां पे साइक्लिक लोडिंग पर मेंबर फेल हो जाए उसे बोल देंगे क्या, फटीग। शाबाश बेटा नरेंद्र, शाबाश। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, या बोल देंगे इंड्योरेंस लिमिट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे क्या बोल देंगे, फटीग। इंड्योरेंस लिमिट का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगा, फटीग कहलाएगा। ओके चलो चलो 0.75 एफ वाई, 0.66 एफ वाई, 0.6 एफ वाई, 0.45 एफ वाई, 0.4 एफ वाई। क्या होता है, क्या होता है, परमिसेबल, परमिसेबल बेयरिंग स्ट्रेस 0.75 को एफ आई, एफ आई कितना होता है 250, एफ आई कितना होता है 250, कितना निकलेगा, कितना निकलेगा 187.5 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ओके 0.66 परमिसेबल, बेंडिंग की जगह पे क्या लिख दोगे, बेयरिंग की जगह पे क्या लिख दोगे, बेंडिंग स्ट्रेस। 0.66 एफ बाय कितना लिख दोगे 165 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ओके 0.6 एफ बाय परमिसेबल, परमिसेबल या तो होगा टेंशन या फिर क्या होगा, क्या होगा कंप्रेशन स्ट्रेस। क्या बोल देंगे 0.6 एफ बाय 160 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। 0.45, 0.45 परमिसेबल, क्या था यहां पे, परमिसेबल मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.45110 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। बेटा याद रखना परमिसेबल मैक्सिमम शियर है 110 और बेटा एवरेज शियर, एवरेज शियर बोलेगा शियर स्ट्रेस। ओके तो कितना होगा 100 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो,
ओके बेटा 150। ओके माधव बेटा क्लियर है क्या? क्लियर है ना? चलो ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या बनता है। व्हाट इज परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस? या पूछेगा 0.75, ये नंबर में होगा तो क्या पूछेगा 187.5। बेटा आपको ये याद रखना है, ये वाला ये याद रखना है। ये 25 F5 तो हमें पता है 250, 250 से मल्टीप्लाई करोगे 187.5 आ जाएगा। 0.66 को 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे 160 या 5 आ जाएगा। 2.6 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा। 0.45 को मल्टीप्लाई करोगे 250 से 110 आ जाएगा। और 4.4 को मल्टीप्लाई करोगे 250 से कितना आ जाएगा 100। क्या बोलेगा? बियरिंग बोला तो 0.75, बेंडिंग बोला तो 0.66, परमिसिबल टेंशन कंप्रेशन बोला तो 0.6, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला तो 0.45, और अगर एवरेज शियर बोला तो बेटा 100, मतलब कि 0.4 Fy। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा साइड हो जाइए। लो सर, सर कितना देर हुआ? बस बेटा थोड़ा सा देर हुआ है, 5 मिनट और रुक जाते तो हम भी नहीं मिलते ना यहाँ पर। ठीक है बेटा, 5 मिनट और रुक जाते तो बेटा हम मिलते ही नहीं ना यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्लास 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे से। हाँ शाबाश बेटा। यहां पर कितना फैक्टर सेफ्टी यूज कर रखा है? 2.5, 2.5। सर साइक्लिक टॉपिक है नीचे है क्या समझ? विश्वा बेटा साइक्लिक पहला पॉइंट था। साइक्लिक लोडिंग के अंदर जो साइक्लिक लोडिंग में जो बेटा परमिसिबल स्ट्रेस थी ना वो थी 186। साइक्लिक लोडिंग के अंदर जो बेटा परमिसिबल स्ट्रेस थी माइल्ड स्टील में वो कितना था 186। बेटा जब बियरिंग का बोल देगा ना, ये इसका है इंडोरेंस लिमिट को किसके लिए करते हैं? साइक्लिक के लिए। उसके बाद बेटा खत्म, उसके बाद ये यहां से स्टार्ट हुआ है। ओके 12 बजे का टाइम देखा था सर, थोड़ी कल से टाइम पर आएंगे। हाँ बेटा 10 से 12 है, 10 से 12 क्लास, 10 से 12। हाँ आनंद बेटा बिल्कुल करेक्ट। सर प्लीज समझ नहीं आ रहा है बताइए। विश्वा बेटा, विश्वजीत देखिए इंडोरेंस लिमिट माइल्ड स्टील के लिए कितना था 186। ओके इंडोरेंस लिमिट माइल्ड स्टील के लिए कितना था 186। इंडोरेंस लिमिट का मतलब क्या होता है? साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग का जब भी बात करेंगे तो बेटा हमें क्या याद रखना है? इंडोरेंस लिमिट को। ओके चलो फिर मैं बात करूंगा परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। बेटा बियरिंग स्ट्रेस की बात करूंगा परमिसिबल, तो कितना स्ट्रेस लिया जाता है परमिसिबल? 0.45 एफ बाय 0.75 एफ बाय, जिसका वैल्यू कितना निकलता है 187। बेंडिंग के अंदर कितना परमिसिबल स्ट्रेस रहता है 0.66 एफ बाय, कितना वैल्यू आता है 165। ओके 0.45 एफ आई। विशा जी समझे क्या बेटा? विशा जी समझ गए क्या? बताओ बेटा। बेटा ये 112 ही आएगा, पर बेटा वो 110 कंसिडर करता है उसको। 110 110 कंसिडर करता है बेटा इसको। मोहित बेटा 0.45 आपके पास स्टैंडर्ड हैगा, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू हमेशा 1110 ही लिखता है। ओके 112 आ रहा है 112.5, बट बेटा वो कितना लिखता है वहां पर 110 लिखेगा। ठीक है
विश्वजीत बेटा समझे क्या? विश्वजीत बेटा समझ गए क्या? बताओ। चलिए चलिए बेटा, यहां से क्या क्लियर हुआ? यहां से क्लियर हो रहा है कि सबसे मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहां लिया? शियर में। उसके बाद कहां लिया? टेंशन कंप्रेशन में। उसके बाद कहां लिया? बेंडिंग में। उसके बाद कहां लिया? बियरिंग में। बेटा अगर आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लिया ना, आपको क्या करना है? समझे नहीं समझे बताओ मुझे। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मुझे इसके अंदर बताओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखा, मुझे बताओ टेंशन और कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखा, बताओ मुझे। बताओ मुझे, मैं समझ जाऊं कि हाँ आप समझ गए। वन 1.67। बेटा मुझे इसमें बताओ टेंशन कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखा? हाँ कैसे यार, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? हमें पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास क्या है? यील्ड स्ट्रेस अपॉन में परमिसेबल स्ट्रेस। परमिसेबल कितना है? 0.6 एफ वाई। एफ वाई से एफ वाई कट गया, 1 डिवाइड बाय 0.6 कर देना ना, आपको पता चल जाएगा। क्यों लिखा? बेटा कप्तान, आपके पास जो शियर है ना, शियर का ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है बेटा। कैसे निकाला देख लो। एफ वाई हैगा और यहां पे जो बेटा एवरेज शियर है ना, इसका परमिसिबल कितना है? 0.4 एफ वाई। एफ वाई से एफ वाई कट गया और 1 बाय 0.4 कितना आ गया बेटा? 2.5। मतलब कि सबसे ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने किस में लिया है? शियर में। बेटा याद करो, सोम में कहीं पढ़ा था क्या कि जो माइल्ड स्टील है, सॉरी जो डक्टाइल है मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल का लीस्ट स्ट्रेंथ होता है शियर में, ब्रिटल का लीस्ट स्ट्रेंथ होता है टेंशन में। बेटा कुछ पढ़ा था क्या मोड ऑफ फेलियर करके? कुछ मोड ऑफ फेलियर करके पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना, ये वही तो है। माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है? डक्टाइल है। डक्टाइल का लीस्ट स्ट्रेंथ किसमें होगा? शियर में ही तो होगा। इसी कारण से बेटा शियर में सबसे ज्यादा मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बेटा बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना क्लियर? बेटा क्वेश्चन बहुत बनता है, प्लीज यहां से गलती मत करना आप लोग, कहीं छोटी सी गलती कर दो बहुत नुकसान हो जाएगा यहां से। ओके, क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा। गेट में भी आते हैं, आईएएस में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, स्टेट पीएसयू में से भी आते हैं। यहां से कोई सा भी पोर्शन नहीं बचा, हर चीज पूछ रखा है, हर चीज पूछ रखा है बेटा। अब रिवीजन सर, मादा बेटा एक चीज और कर ले क्या? अब और कर ले क्या? चलो यहां पर एक लाइन लिख रहे हैं, उसको याद रखना। ओके, अब पूरी क्लियर है गुरुजी? हाँ चलो नोट करके बेटा एक लाइन याद रखना। देखो जो बेटा माइल्ड स्टील है ना, जो बेटा माइल्ड स्टील है ना, वो कैसा मटेरियल है बेटा? वो डक्टाइल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है बेटा? डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल की बेटा जो लिस्ट स्ट्रेंथ होती है ना, लिस्ट स्ट्रेंथ जो होती है वो पाई जाती है किसमें? शियर के अंदर। शियर में वो बेटा कहां पाया जाएगा? लिस्ट स्ट्रेंथ। इसी कारण से बेटा हैंस हाईएस्ट, हैंस हाईएस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज इन शियर, यूज इन शियर। ओके, माइल्ड स्टील डक्टाइल है, डक्टाइल का लीस्ट स्ट्रेंथ शियर में, इसी कारण से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहां यूज करा? शियर में सबसे ज्यादा यूज करा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो ऑफ, बाकी के बच्चे बता दो ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, किसका रेशियो है? जल्दी से बता दो बेटा। बेटा बताओ क्या होगा? एफ वाई डिवाइड बाय परमिसेबल।
समझ गए क्या विपिन बेटा, समझ गए क्या? किसका रेशियो होता है फैक्टर सेफ्टी? यील्ड अपॉन में परमिसिबल। ओके, चलो चलो बेटा, सबको आंसर मिलेगा, सबको आंसर तुम्हें ही मिल जाएगा, मुझे देने का जरूरत ही नहीं है। चलो चलो आ जाओ जल्दी से। चलो अब बात करेंगे, अब बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके पास क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। ओके बेटा, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी जो लोड का नोटेशन होता है ना, उससे बोलते हैं गामा एफ। बेटा पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर लोड, इसका बेटा फॉर्मूला क्या, इसका नोटेशन क्या रहता है? गामा एफ। ओके, क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है क्या? हाँ, अब बेटा हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है डिजाइन लोड। हमें क्या निकालना है बेटा? डिजाइन लोड। डिजाइन लोड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? डिजाइन लोड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग लोड मल्टीप्लाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? गामा एफ। क्या बोलते हैं? गामा एफ। ओके बेटा, ये जो वर्किंग लोड है ना, ये वर्किंग लोड है, इसे ही आप कहा कहीं कहीं पर क्या देखोगे? कैरेक्टरिस्टिक लोड। क्या लिख दोगे बेटा इसको? कैरेक्टरिस्टिक लोड। कंफ्यूज मत होना, वर्किंग लोड हो कैरेक्टरिस्टिक लोड हो, दोनों का मतलब बेटा क्या है? सेम ही है। ये वही लोड है जिसका 95% प्रोबेबिलिटी है कि ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ वो पास नहीं होगा। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से, तो कभी जिंदगी भर में पास नहीं होगा। बेटा इसका 95% चांस है अकेले का कि पास नहीं होगा, उसको और 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा कभी भी पास नहीं होता। और यही रीजन है कि आपका एलएसएन से करा हुआ मेंबर मोस्टली सेफ रहता है। पार्शियल फैक्टर सेफ्टी बेटा कितना लेते हैं? 1.5 लेते हैं, मोस्टली 1.5 लेते हैं। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? बेटा वो तो मटेरियल का रहता है 1.15। आनंद बेटा 1.15 मटेरियल के लिए रहता है, मैं लोड के लिए बता रहा हूं बेटा, अभी लोड के लिए। क्लियर हुआ क्या? चलो बेटा कल रिवीजन करेंगे, सिर्फ 2 टॉपिक और बच रहे हैं, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक और बच रहे हैं, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। कल हम रिवीजन करेंगे यहां तक का, कल हम रिवीजन करेंगे यहां तक का। 4 से 5 पेज हुए होंगे, अच्छे से रिवीजन करना। क्लियर है क्या? बताओ, कोई डाउट है तो बताओ बेटा जल्दी से। नहीं ना, तो कल रिवीजन करके लाना यहां तक। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, कनेक्शन। आप बेटा कनेक्शन में दिक्कत नहीं आएगा आपको, क्योंकि हमारा बेसिक सारा क्लियर है। मैं यहीं से ही चीजें उठा उठा के फेंकूंगा आपके पास, आपको बस पकड़ना है, ठीक है ना? चलो कल मिले क्या बेटा? कल मिले क्या बताओ? चलिए चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बेटा, रिवीजन करते रहना, ठीक है? कैच कर लेंगे सर आप जो भी पैक हो। ठीक है माता बेटा, चलिए।